प्यारे बच्चों, मैं राय सर अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको MP बोर्ड्स 12th क्लास की फिजिक्स की स्टडी अपने YouTube चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। आपके लिए प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल पर वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है आप सभी को पता होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैं स्टडी ओपन करवाता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी नो दैट एटम के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एटम। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सपोज दैट कि हम किसी एटम की बात कर रहे हैं और उसके न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स उपस्थित हैं। सपोज दैट देयर आर 50 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इसका अर्थ यह है कि उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 50 होंगे। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड वी नो दैट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। न्यूट्रॉन में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इनके नंबर्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो दैट इसका मतलब क्या हुआ, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। एटम हैज नो चार्ज। नेट चार्ज कितना होता है एटम में, 0। इसके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जब हम बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यह डिपेंड करता है किस बात पर। सपोज दैट कि 50 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर और 100% उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 50 होंगे। अब हम इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने बचेंगे, 40, जबकि प्रोटॉन 50 प्रोटॉन है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के नंबर्स ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के नंबर्स कम हो गए। इन दिस कंडीशंस जो सब्सटेंस है उसका नेचर किस तरह का होगा, सब्सटेंस का नेचर हो जाएगा बेटा पॉजिटिवली। सब्सटेंस किस तरह का हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। और इसका अपोज अगर अपन बात करते हैं, यदि हम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देते हैं, इन दिस कंडीशंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो दैट इन दिस कंडीशन सब्सटेंस बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो दैट कोई भी सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पर डिपेंड करता है। अब मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन। इससे कम चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज द amount of charge in 1 electron and its magnitude will be 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप सभी को पता होगी। अब सपोज दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन उस पर उपस्थित हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 electron and suppose that 100 electron. So that total entire charge कितना होना चाहिए, amount of total entire charge will be Q equal to 2E, Q equal to 3E and so many more, and finally we can say Q equal to NE. Where what is N? N is the number of electron, where N equal to 1, 2, 3 and so many more, and n does not equal to 1/2, 3/2, 5/2। n की जो वैल्यू है हमेशा इंटीजर होगी।
So that what is quantization of charge? Total charge on any charged particle or substance is equal to the integer multiple of charge on one electron. Integer multiple of charge on one electron. This is called quantization of charge. and nature अगर पॉजिटिव का है तो आपको प्लस लगाना है, मे बी पॉसिबल नेगेटिव भी हो सकता है. सो ओवरऑल दिस इज द फार्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इज दैट क्लियर और नॉट? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं. अब बेटा हम आगे बात करने वाले हैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए फोर्स की बात करते हैं कि सेम चार्ज है दो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. सो दैट इन दोनों में कौन सा फोर्स आएगा? रिपल्सन फोर्स आएगा. नेगेटिव होंगे देन सिमिलर रिपल्सन फोर्स आएगा. बट अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव. इन दिस कंडीशन फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी अट्रैक्शन फोर्स आएगा. रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसके बारे में कूलॉम्स लॉ हमें स्टडी करना पड़ेगी. व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 2 point charges, let q1 and q2, and distance between them is suppose r. According to Coulomb's inverse square law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of their product and inversely proportional to the square of distance. By joining equation first and second, we can write m is proportional to q1 q2 by r square. इसको रिमूव करेंगे हम तो कांस्टेंट k q1 q2 by r square, where what is k? K is a constant and the value is k 1 by 4 pi epsilon naught, and numerical value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. So that from equation number 3 हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर. So m equal to 1 by 4 pi epsilon naught, ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी हमने. Then remaining part q1 q2 by r square, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पुट करेंगे हम. f इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by r square and unit of force is न्यूटन. ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, दोनों जगह लिख सकते हैं. तो कूलॉम्स लॉ को फार्मूले के रूप में हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे. एक बार और मैं इसको आपको क्लियर करता हूँ. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitude and the inversely proportional the square of distance. दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. तो ज्वाइन करने के बाद इसको रिमूव करेंगे आप तो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 9 into 10 to the power 9. अब हम इसके बारे में बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द परमिटिबिलिटी. परमिटिबिलिटी की वैल्यू हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? सिंस वी नो दैट 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9. Now only epsilon naught equal to 1 upon 4 pi into 9 into 10 to the power 9. पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे, फिर इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो कितना फाइंड करेंगे? 8.854 into 10 to the power minus 12. ये किसकी वैल्यू बेटा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है. बट इस वैल्यू को लिखते समय आपको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट भी लिखना पड़ेगा. तो यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट फाइंड करने के लिए हम एक बार फिर से इसी फार्मूले की हेल्प लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई f q1 एंड q2 बाई r स्क्वायर. जितनी भी क्वांटिटी है इन सबका हम यूनिट लिखेंगे. चार्ज कूलम 2 बार है तो स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा एंड मीटर स्क्वायर. सो दैट यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू
मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको तैयार करना है। इसका यूनिट निकालने का तरीका मैंने आप बच्चों हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। सपोज दैट Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, बोथ आर सिमिलर इन नेचर, दोनों एक जैसे हैं। सो दैट Q1 Q2 पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ये डायरेक्शन है। Q1 के द्वारा फोर्स आया किस पर, Q2 पर, F2 पर, एंड सिमिलरली Q2 किस पर फोर्स लगाएगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन बाय Q2 टू Q1 नॉर्मली क्या होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। F के रिप्लेस में सपोज दैट हम फोर्स की बात कर रहे हैं, Q1 ने फोर्स Q2 पर अप्लाई किया, तो इसको कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। अब आर के रिप्लेस में हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर कितना है, 21 और इस पर स्क्वायर लग जाएगा। और यहाँ पर कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो आपको यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैप लगाकर। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया r12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, 21 के रिप्लेस में आप 12 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर को सिमिलर रख सकते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड and intensity of electric field। जनरली दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम स्टडी अलग अलग करेंगे। फिर इन फ्यूचर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ओनली रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट टेक अ पॉइंट O एंड केप्ट प्लस Q चार्ज। जैसे ही किसी पॉइंट पर हम चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है बेटा, इसके सराउंडिंग एक फील्ड डेवलप हो जाती है। अ फील्ड डेवलप सराउंडिंग द पॉइंट चार्ज। ये ऐसी फील्ड है जो इसके चारों तरफ बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन मतलब ये पता करें कि ये फील्ड है कि नहीं है, कहां तक है। तो इसके लिए हम इमेजिनेट करते हैं अनदर चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, एंड रिप्रेजेंटेड बाय प्लस Q नॉट। फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक और चार्ज का इमेजिनेशन करते हैं और उसको ऑलवेज लिखते हैं पॉजिटिव Q नॉट चार्ज। तो सपोज दैट किसी भी जगह पर हमने इसको रखा, Q नॉट चार्ज को रखा, अलग अलग पॉइंट पे रख के देख लिया, इधर भी रखा इधर भी रखा, तो हम क्या देखेंगे कि सेम चार्ज है ना, प्लस प्लस, सो दैट रिपल्सन फोर्स आएगा। पॉइंट 1 पर रिपल्सन फोर्स आएगा, 2 पर आएगा, 3 पर आएगा, 4 पर आएगा, 5 पर आएगा, एंड अल्टीमेटली हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड हो जाएगा कि देयर इज नो रिपल्सन फोर्स, वहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो दैट हम समझ जाएंगे कि अब वहां पर कोई फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जिन पॉइंट पर अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, कौन करेगा फील, टेस्टिंग चार्ज, क्योंकि इसके थ्रू हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। टेस्टिंग चार्ज अगर फील करता है फोर्स को, अट्रैक्शन को और रिपल्सन को, अट्रैक्शन किस कंडीशन होगा, अगर हम यहाँ पर इमेजिनेशन करते हैं नेगेटिव चार्ज का, तो इस कंडीशन में ये क्या फील करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो क्या फील करेगा, रिपल्सन फोर्स। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए एक और छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। Suppose that plus Q charge at point O and at any point placed another charge called testing charge Q naught। अब आपको ये मालूम है कि दोनों में फोर्स आएगा, रिपल्सन फोर्स आएगा, तो लेट फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज Q naught इक्वल टू F। Q नॉट चार्ज पर किसी भी पॉइंट पर Q नॉट चार्ज पर कितना फोर्स आया, F आया। सो दैट फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिकम F बाई Q नॉट। ये भी क्लियर हुआ ना, टोटल एंटायर चार्ज पर कितना फोर्स आया, F फोर्स आया। सो दैट यूनिट
पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना आएगा, ये अपॉन में चला जाएगा F by Q naught, and this is called intensity of electric field. Intensity of electric field and represented by E. So that formula will be E equal to F by Q naught. This is the formula for general formula for intensity of electric field. But इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन बेटा यहाँ लिखी हुई है, मैं एक बार आपको बता रहा हूँ. Force on unit positive charge at any point of the electric field is equal to the intensity of electric field. Again एक बार और, force on any point of the electric field on the unit positive charge is called intensity of electric field and represented by capital E equal to F by Q naught. Now अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, SI यूनिट. और अगर हम यहाँ CGS की बात करते हैं तो न्यूटन्स के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, डाइन, एंड कूलम्स के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, कूलम के रिप्लेस में हो जाएगा स्टैटिक कूलम. नाउ this is a vector quantity. Intensity of electric field is a vector quantity. इसका डायरेक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो है ना बेटा एक डायग्राम और मैंने बनाया है. हम हमेशा इसी को ही इमेजिनेट करते हैं टेस्टिंग चार्ज में, पॉजिटिव को, लेकिन पॉइंट चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. इन दिस कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय रिपल्सन एंड इन दिस कंडीशन डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय अट्रैक्शन, दोनों में डिफरेंट डायरेक्शन है. और जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा सेम सिमिलर डायरेक्शन में आएगा इंटेंसिटी. So that the direction of intensity is similar that of force on positive testing charge. So in this condition ये आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा इंटेंसिटी का, यहाँ पर as the direction of force. So that ये डिसाइड करेगा कौन कि किस तरह का चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अलग होगा, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अलग होगा. और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर F, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई Q नॉट. वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको हमने. बट इस फार्मूले के थ्रू हम एक और फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ E इक्वल टू F बाई Q नॉट, देयरफॉर F इक्वल टू Q नॉट E. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला, फोर्स on charge particle Q naught in presence of electric field E. सिंपली भाषा में बात करें कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज दैट Q के रिप्लेस में अपन बात करते हैं ए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू E. जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. तो दैट आज बेटा हमने आपको क्या कौन कौन सी स्टडी करी. सबसे पहले मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन के बारे में बात करी मैंने. सेकंड आपको कूलम्स लॉ के बारे में बताया. कूलम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया. देन उसके बाद हमने ये दोनों वर्ड क्लियर किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एंड व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आज उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. और नेक्स्ट टॉपिक कल का मैं आपको बता देता हूँ. कल मैं आपको क्या समझाऊंगा इसके आगे. इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, और फर्दर इनके दो डेरिवेशंस जो कि ईच 4 नंबर के आ सकते हैं, है ना बेटा. इस तरह से आज आपको मेरा वीडियो देखें, आपको कैसा लगा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं. जय हिंद, जय भारत.